नमस्कार साथियों, आप सभी को एम सर ऑफिशियल में स्वागत है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं और 2024 में परीक्षा देने जाएंगे। और बिहार बोर्ड में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन इस वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। अर्थात समझिए ना कि जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो से ही आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के हम 4 वीडियो डालेंगे, आपका साइंस का जो ऑब्जेक्टिव है उसे कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो में आपको 1 से लेकर 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे और जो भी प्रश्न होगा बहुत ही वीवीआई होगा। फ्रेंड्स, तो चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट किया जाए। तो पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न इसमें का है कि फल पकाने वाले हार्मोन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, फल पकाने वाले हार्मोन का नाम जो है वो आपका एथिलीन है। कभी कभी एथिलीन ना देकर ऑप्शन में एसिटिलीन भी दे देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोबर छत्ता क्या है। तो गोबर छत्ता जो है एक प्रकार के मृतजीवी है, एक सोपोषी है, एक परजीवी है, कि एक शैवाल है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा एक मृतजीवी है। और फ्रेंड्स, ये एक मृतजीवी है क्योंकि ये सड़े गले स्थानों पर ही पाया जाता है। और सोपोषी जीव वैसे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये जो है ये वाला एक परजीवी है। तो परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न के पास चला जाए। अगला प्रश्न जो है वह ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है। तो ओजोन का अणुसूत्र, ओजोन जो है ना वह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और ओजोन जो है समताप मंडल के जस्ट ऊपर ही पाया जाता है, यानी समताप मंडल में ही पाया जाता है लेकिन थोड़ा ऊपर पाया जाता है। और ये जो होता है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोक देता है और बहुत सारे रोग होने से हम लोग बच जाते हैं। ठीक है, तो ये पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है ओजोन परत। तो इसका सूत्र होगा आपका O3। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चला जाए। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक जो है ये भी मृतजीवी ही है ना। तो चलिए इसका आंसर ही बोल दिया, तो चलिए मृतजीवी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न है, देखिए फ्रेंड्स, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम हुआ था, एक प्रश्न उसमें आया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा एक दिशीय होगा, एक दिशीय होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप समझिएगा एकदम एक चक्र में ही चलेगा। जैसे घास जो होता है वो प्राथमिक उत्पादक होता है, इसको एक टिड्डा खा जाएगा जो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। अब इसको जो प्राथमिक उपभोक्ता जो खाएगा उसको द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे, जो द्वितीय उपभोक्ता को खाता है उसको तृतीय उपभोक्ता कहते हैं, और इसको तृतीय उपभोक्ता को जो खाता है उसको उच्च उपभोक्ता या चतुर्थ श्रेणी उपभोक्ता कहा जाता है। और ये बाद में जाकर अवघटित हो जाता है। तो देख रहे हैं ये जो है वो एक चक्र में ही चल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में जो कोष्ठक की संख्या होती है, मानव हृदय में जो कोष्ठक की संख्या होती है वह 4 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए फ्रेंड्स,
जो जल में जीवन यापन करते हैं उसे जलचर कहा जाता है। तो जो भी जल में जीवन यापन करते हैं उसको जलचर कहा जाता है। जलचर में चेंबर होते हैं या कोष्ठक कहिए या कक्ष कहिए, जिसकी संख्या 2 होती है। जो जीव जल में भी पाया जाता है, माने जल में भी जीवन यापन कर सकता है और स्थल पर भी, यानी दोनों जगह अपना जीवन यापन कर सकता है, उसको उभयचर कहा जाता है। उभयचर में कक्ष कहिए या कोष्ठक कहिए या चेंबर कहिए, उनकी संख्या 3 होती है। और जो जीव केवल स्थल पर ही पाया जाता है उसमें जो कोष्ठक की संख्या होती है वह 4 होती है। और एक बहुत ही ज्यादा फैक्ट बताने वाला हूं, अगर कॉकरोच पूछे, कॉकरोच में अगर कोष्ठक की संख्या पूछे, चेंबर की संख्या पूछे, तो फ्रेंड्स 13 होता है। चलिए अगले प्रश्न को चले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4। चलिए अगले प्रश्न के पास चला जाए। अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंपैंजी। क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंपैंजी। चिंपैंजी हो जाएगा। देख रहे हैं ये जो एक नायक है और एक चिंपैंजी के साथ है, तो इनकी जो चिंपैंजी की जो विकासीय दृष्टिकोण जो होता है वो बिल्कुल हमारी तरह ही होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न के पास चला जाए। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दूध से दही बनने में जो क्रिया होती है वह किण्वन होती है। क्या होती है? किण्वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चला जाए। अगला प्रश्न जो है कि CaOCl2 का प्रचलित या साधारण नाम क्या है? तब विरंजक चूर्ण है। कभी कभी पूछ देता है कि विरंजक चूर्ण का प्रचलित नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लीचिंग पाउडर है ना। इसका कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न के पास चला जाए। अगला प्रश्न जो है आयोडीन युक्त नमक क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स NaCl में अगर KiO3 मिला दें तो आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। NaCl में अगर Ki मिला दें तो आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए भी हो जाएगा आपका, ए भी हो जाएगा, इसीलिए इसके दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसन है तो उसका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इस जो पात्र को देख रहे हैं ये इसमें 90% कॉपर है और 10% एसन है यानी टीन है। अब इसको मिलाकर क्या बना सकते हैं? तो हम लोग कांसा बनता है। क्या बनता है? इसका राइट आंसर होगा कांसा। अगले प्रश्न पर चला जाए। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच में कितने अबंध बनते हैं? तो फ्रेंड्स अगर इसको हम टच करते हैं तो एक यहां हो गया और एक यहां हो गया, तो कितने बंध बनते हैं? 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चला जाए। निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डबल बॉन्ड CO होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न के पास चला जाए जो इस प्रकार है।
उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। इसका राइट आंसर होगा साबुन, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चला जाए, जो इस प्रकार है, निम्न में से कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा एसिटिलीन। क्या होगा फ्रेंड्स? एसिटिलीन होगा। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? तो दोस्त, अवतल दर्पण में अगर आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है तो हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, क्योंकि फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। देखिए, अब एक यहां पर हम दर्पण ले लेते हैं और दर्पण को देखिए कलर कर लेते हैं, ठीक है। यहां से हम एक मुख्य अक्ष गुजार देते हैं, यहां पर जो भाग होंगे वो P होंगे, यहां पर आपको F होगा और यहां पर आपको जो होगा वो C होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम ध्रुव और P के बीच में रखते हैं, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो इसको अगर पीछे की तरफ खींच देते हैं, इसको पीछे की तरफ अगर खसकाते हैं, तो देख रहे हैं ये जो कटिंग होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। अर्थात अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के फ्रेंड्स 2 नियम होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और इसका दूसरा नियम है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक किरण आ रहा है और यहां पर टकराया, टकराने के बाद यहां पर हम लोग एक अभिलंब गिरा देते हैं और यहां पर ये चला गया, इसको परिवर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल I बराबर एंगल R। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न के पास चला जाए। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए भविष्य की बात है, इस वीडियो में बने रहिए और देखिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चला जाए। अब इस वीडियो में देख सकते हैं कि आपतित किरण, अगर कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और अगर इसी किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर ले जाया जाए तो यह अभिलंब से दूर होती है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो फ्रेंड्स, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वो sin I बटा sin R होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। sin I बटा sin R स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चला जाए। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो है वो डायप्टर है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए, इस वीडियो को आप इग्नोर मत करिएगा। इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट्स है। चलिए फ्रेंड्स,
22 नंबर सवाल जो है, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो अवतल लेंस में जो आवर्धन का मान होता है वह प्लस होता है, अगर यहीं पर दर्पण में पूछता तो माइनस होता है। तो अवतल लेंस में m का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी v बट्टा u, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। तो m बराबर होता है v बट्टा u, लेकिन यहां पर लेंस पूछा है तो प्लस में होगा, लेंस में पूछा है तो प्लस में होगा क्या? v बट्टा u, ठीक है, m बराबर, राइट। लेकिन अगर दर्पण में पूछा होता तो यही पे हो जाता माइनस v बटा u, किसमें? दर्पण में। लेकिन आपको पूछा है किसमें? लेंस में। तो लेंस में पूछा है तो इसका आंसर होगा v बटा u, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसी को डायमंड बोलते हैं, हीरा बोलते हैं। और ये हीरा जो है वह कार्बन का प्रूफ होता है और यह विद्युत के कुचालक होता है और ये सबसे कठोर पदार्थ होते हैं। और इसका यहां पर आपका पूछा है इसका अपर्तनांक कितना होता है? तो इसका अपर्तनांक होता है 2.42। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझाते हैं। पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए पांच सतहें किस प्रकार होती हैं, चलिए इस वीडियो को समझा जाए। इस वीडियो के माध्यम से 5 सतहें आप लोगों को काउंट करा देते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले एक नीचे वाला फर्श हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है, और चौथा एक उस साइड है, इस साइड, और पांचवा जो है वो एक अपने साइड है, यानी टोटल जो हो गया वो 5 हो गया। सवाल ये भी पूछता है कि जब श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह क्या होता है? तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सवाल ये भी पूछता है कि प्रिज्म पर अपवर्तक कोण कितने डिग्री का होता है? तो प्रिज्म पर अपवर्तक कोण जो होता है वह 60 डिग्री का होता है। जब किसी श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो देखिए, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेड का होता है और सबसे कम होता है बैगनी का। किसका? बैगनी का होता है। तो जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलन कम होता है और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका विचलन ज्यादा होता है। कभी कभी पूछ देता है कि जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बीच का कलर कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स बीच का कलर जो होता है वो हरा होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और इसमें प्रश्न हम मत इतना समझिए ना कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे और एग्जाम देकर आएंगे तो कहेंगे हाँ कोई एम सर वाले हैं जो क्वेश्चन गजब का डालते हैं। और एग्जाम में गए थे ना, उसी वीडियो को 4 को देखे और मेरा क्लियर हो गया साइंस का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सवाल आपको पूछ रहा है वह इस प्रकार है, तो अभिक्रिया जिसमें है, तो देखिए इस पिक्चर के माध्यम से देखना है, ठीक है। तो इस पिक्चर में बताना है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं यहां पर जिंक के साथ क्या हुआ है, ये जिंक जो अभिक्रिया किया है तो जिंक कॉपर के साथ चला गया है और कॉपर विस्थापित हो गया, यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है। देखिएगा साथ ही साथ देखिएगा इसमें यानी जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया है तो कॉपर को विस्थापित कर दिया है और क्या बनाया है? जिंक सल्फेट और कॉपर बनाया है। यानी जिंक
अधिक्रियाशील है होता है तभी ने कॉपर को विस्थापित किया है। तो यहां पर एक हो रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। चलिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हाइड्रोजन है 4, तो यहां भी हाइड्रोजन है 4, यहां ऑक्सीजन 2, तो यहां भी ऑक्सीजन 2, तो ये तो संतुलित है। 2 के है तो यहां भी 2 के है, KCl 2 तो KCl 2, ऑक्सीजन 3 है, 3 दूना 6, तो ऑक्सीजन 3 दूना 6, ये भी संतुलित है। आपका अगला क्वेश्चन है, मैंने इसमें है हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन 2, आगे जो कोफिशिएंट होता है वो क्लोरीन के लिए भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी के सभी ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सभी संतुलित है विदाउट डी को छोड़कर। अगला प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, 7 होता है या 7 के बराबर होता है। अगर अम्लीय विलयन कहता तो 7 से क्या होता? कम होता, कम। लेकिन यहां पे आपको उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा है, तो उदासीन विलयन पीएच का मान होता है 7। अगर क्षारीय विलयन पूछता तो 7 से अधिक होता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक सूचक कौन है? निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, और ये जो है ये आपका प्राकृतिक सूचक नहीं है, संश्लेषित सूचक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा यानी धोने का सोडा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2 यानी 10 गो जल होता है, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फ्रेंड्स, अब पूछ देता है प्लास्टर ऑफ यानी जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और कभी कभी पूछ देता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कलर कैसा होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रंग होता है वह श्वेत होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वह हीरा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो देखिए, लाल से नीला कर देता है। मान के चलिए कि आपके शरीर में लाल खून है और सांप काट लिया तो खून तो नीला काला हो ही जाता है। तो यहां पर इसे ट्रिक बनाएंगे कि अम्ल नहीं क्षार, यानी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो ये होता है क्षार। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो देखिए, यहां पर जो अनवीकरणीय स्रोत पूछा है तो वैसा स्रोत जो एक बार उपयोग करने के बाद नष्ट हो जाए, उसे पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं और उसका निर्माण करोड़ों खरबों वर्ष लग जाते हैं, उसी को बोला जाता है अनवीकरणीय स्रोत। अर्थात
जिस ऊर्जा का एक बार इस्तेमाल हो जाने पर उसको पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं, तो ऐसे ऊर्जा स्रोत को अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। तो देखिए, सूर्य का हम लोग इस्तेमाल हम डेली कर सकते हैं, पवन का इस्तेमाल डेली कर सकते हैं, बहता हुआ पानी का इस्तेमाल जब जब चाहे तब कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल जो है, पेट्रोल का इस्तेमाल एक बार हो जाने के बाद दोबारा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जो है वह सूर्य है। क्या है फ्रेंड्स? वह सूर्य है। सूर्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो बताइए, जो चीज जलकर अगर उष्मा उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ईंधन। वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न के पास चला जाए। अगला प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध किससे है? तो यूरो 2 का जो संबंध होता है वो वायु प्रदूषण से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण होता है। चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं, बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो इसके ऊपर के प्रश्न में बताए थे, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी को तो कहते हैं वर्ण विक्षेपण। जब जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो कहां से होकर गुजरा है? प्रिज्म से होकर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी प्रिज्म। हाँ फ्रेंड्स, प्रिज्म के कितने सतहें होते हैं? 5। प्रिज्म में जो दो अपवर्तक सतहें होते हैं उसमें कितना डिग्री कोण बनता है? 60 डिग्री का कोण बनता है। चलिए, अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को सौर सेल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न के पास चला जाए। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जानते हैं इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 14 के लगभग बराबर होता है, यानी प्रबल क्षारक है NaOH। इसका पीएच मान जो होता है वह 14 होता है। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म बर्फ यानी ठोस बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? यानी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, एक और चीज इससे फैक्ट बता देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सभी गैसों में भारी गैस है, सभी गैसों में भारी गैस है, और ये वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। किसमें? वायुमंडल में। वायुमंडल में। अब पृथ्वी के भूपर पट्टी पर यानी सतह पर कितना पाया जाता है? तो 0.02% पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो फ्रेंड्स, कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग करके
हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। अगला प्रश्न है कि बोरान एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? तो ये जो है 13 वर्ग यानी 13वें वर्ग के ये तत्व हैं। कौन? बोरान और एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है कि मूत्र का मतलब मूत्र यानी पेशाब का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो इसको यूरोक्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरोक्रोम। और यहां से सवाल आ सकता है कि मानव मूत्र में कितना % यूरिया पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, मानव मूत्र में यूरिया जो होता है वो 2% पाया जाता है। और भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम यूरिया कहां से प्राप्त किया गया था? तो मनुष्य के पेशाब से। कितना %? 2%। मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। बाघ उपभोक्ता है तो प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का और तृतीय पोषी स्तर का। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पीत रस का स्राव कहां से होता है? तो पीत रस का स्राव जो होता है वो यकृत से होता है। कहां से होता है? यकृत से होता है। यकृत को लीवर भी बोला जाता है। ठीक है। और पीत रस का स्राव तो यकृत से होता है, लेकिन जमा कहां होता है? तो पित्ताशय में। और आपको इसे भी फैक्ट बता देते हैं कि छोटी आंत यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है छोटी आंत है। और इसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। और दूसरी माने सबसे बड़ी ग्रंथि छोटी आंत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाएगा तो अग्न्याशय होता है। लेकिन यहां पर आपका आंसर क्या था? आपका यहां पर क्वेश्चन जो था कि पीत रस का स्राव कहां से होता है, तो आप यकृत मारिएगा। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ के अग्रपाद मतलब किसे समानता रखता है? तो ये किस प्रकार है? तो ये तीनों में जो समानताएं हैं वो समजात अंग है। कौन सा अंग है? समजात अंग है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रा। अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है कि किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो जीनोटाइप। इसका आंसर होगा जीनोटाइप, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार के क्या है? तो प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। और पूछता है कि हमारा जो मांसपेशियां जो है स्किन किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। और प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? तो राइबोसोम में होता है। और पूछेगा कि रक्त का रंग लाल किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त के कार्य क्या होता है? तो खून के साथ ऑक्सीजन को क्या करता है? रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। रक्त की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो है वह तरल संयोजी ऊतक है। मानव में रक्त, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। मानव में लाल रक्त का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है।
अगला प्रश्न जो है वो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ये पत्तियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पादप के पत्तियों में पाया जाता है। और इसी को उपस्थिति में अगर सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो सभी हरे पौधे, लेकिन कुछ हरे भी नहीं होते हैं, बैगनी भी होते हैं, फिर भी वो स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। दांत का कठोरतम भाग क्या है? तो दांत का कठोरतम भाग जो होता है वो इनामेल होता है। और मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रदनक, कतरनक, चौड़क और चौड़क। एक वयस्क मनुष्य के शरीर मुख में कितने दांत पाए जाते हैं? तो 32 दांत पाया जाता है। बच्चा के मुंह में अगर दांत की संख्या पूछेगा तो कितना बोलेंगे? 20 बोलेंगे। अच्छा बताइए, दांत के कितने सेट होते हैं? तो 2 सेट होते हैं। एक सेट जो बचपन में ही टूट जाते हैं और दूसरा सेट जो टूटने के बाद नहीं जमता है। अगला सवाल जो है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना अनिवार्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। देखिए, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो डॉक्टर जो होता है वो आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देता है। क्यों? प्रश्न पूछ देता है। तो आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, यानी थायरोक्सिन का निर्माण रुक जाता है, जिसके चलते घेंगा रोग होने लगता है। अगला प्रश्न जो है, अपघटक के उदाहरण है। तो अपघटक के जो उदाहरण है वो आपका कवक होगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होगा वह सूर्य है। कभी कभी प्रश्न इस प्रकार पूछ देता है कि हम पृथ्वीवासियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य है। अब देखिए, कुछ सूर्य से इफेक्ट बता देते हैं। सूर्य में आपको हीलियम मिलेगा गैस और हाइड्रोजन मिलेगा। सूर्य जो होता है, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, जिसके चलते हम लोग को प्रकाश मिल पाता है। और ये कोयला जो है वो कार्बन का प्रूफ होता है। और कोयला भी 4 प्रकार का होता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे खराब बिटुमिनस। ठीक है। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। और पृथ्वी की भग्नी किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पूछा जाता है किस ग्रह पर जीवन यापन है? तो पृथ्वी पर। अच्छा, इस तरह भी सवाल पूछ देता है कि अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी कैसी दिखती है? तो नीला दिखता है। किस कारण? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। ये जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछी कॉल पे कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसे दिखती है? तो राकेश शर्मा बोले कि यह पृथ्वी जो है वो नीला दिखती है। अगला प्रश्न है कि कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो देखिए, पर्यावरण का हिस्सा वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, स्थल मंडल भी है। इसका राइट आंसर होगा ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें पोषी स्तर जो होता है वो 4 होता है। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्न में से किसमें रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो रंध्र के जो छिद्र होते हैं वह घिरे होते हैं किसे? तो गाढ़ कोशिका से। किसे होते हैं? गाढ़ कोशिका से घिरे होते हैं। अगला प्रश्न जो है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो देखिए, जो श्वसन क्रिया में मुक्त होने वाली जो गैस है
वो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। हम लोग शरीर को गर्म बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा हाथ है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में नहीं होगा तो हम मर भी सकते हैं, शरीर ठंडा होने लगेगा। और यहां तक पृथ्वी जो गर्म होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होती है। तो इसको, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? मतलब कहने का मतलब यह है कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? तो लाल। ये पूछा हुआ प्रश्न है, सभी के सभी इसमें जो भी डाला गया है सब पूछा हुआ प्रश्न है और एग्जाम के दृष्टि से ही डाला गया है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो देखिए, आपको जब ग्लूकोज बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है, ऊर्जा भी होती है और जल भी बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न जो है, जो इस प्रकार है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो कोशिका जो झिल्ली होती है वो अर्ध परागमय झिल्ली होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? तो एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न जो है, जो इस प्रकार है, स्टार्च लिखना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए? स्टार्च। स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो स्टार्च की उपस्थिति को जांच करना हो तो हम लोग किस विलयन का उपयोग करते हैं? आयोडीन। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण पर बिल्कुल ये भी सही है, प्रकाश की मात्रा पर ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को अपसारी पूछा है। अगर अभिसारी पूछता, क्या पूछता? अभी सारी पूछता तब आपका उत्तल होता, लेकिन आपको पूछा है अपसारी, तो अपसारी कहेगा तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? अवतल। अगला प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। तभी तो खतरों के चिन्ह के लिए लाल रंग ही इस्तेमाल किया जाता है। आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर लाल रंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये दूर से ही दिखाई देता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? देखिए, अधिक प्रतिरोध ज्ञात कर रहा है तब इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम, लेकिन प्रतिरोध बढ़ाने के लिए भी बोला है तो ये श्रेणी क्रम होगा, लेकिन कम के लिए कहता तब हम ये ऑप्शन चुनते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए हम प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो है कि प्रतिरोध का मान, ये तो हो गया है, सॉरी।
किस उपकरण में धन चिन्ह और ऋण चिन्ह का उपयोग नहीं होता है? तो देखिए वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में तो होता है, वोल्ट मीटर में तो होता है, एमीटर में भी तो होता है, विद्युत सेल, विद्युत सेल में भी होता है, तो कुंडली में, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, कुंडली में नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरणें पुंज होंगी, तो अपसारी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। वाट किसका होता है? तक शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ये शक्ति का होता है। ये जूल किसका होता है? तो ऊर्जा का होता है, उष्मा का होता है। और न्यूटन ये किसका होता है? तो ये होता है आपका बल, बल का सही मात्रक बाल हो गया, सॉरी। ये न्यूटन जो होता है वो बल का सही मात्रक होता है। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है? आपसे सवाल पूछा है कि चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। अगला प्रश्न जो है कि एक एमीटर, एमीटर को कभी कभी अमीटर भी लिख सकता है। एक एमीटर के 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है, तो एमीटर का अल्पतमा क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो देखिए 2/20। 2 एकम 2, 2 10 गुना 2 का पड़ा एक बार पढ़ेंगे 2 कट जाएगा, 2 का पड़ा 10 पर करेंगे तो ये 20 कट जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे 0.1 एम्पियर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो यदि समांतर क्रम में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक या प्रत्येक प्रतिरोध से कम। तो देखिए समांतर क्रम में बोला है तब प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है 1/RP कर सकते हैं ना। अब देखिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इसी तरह डॉट डॉट चलेगा। जब इसका योग कर लेंगे, भाग करेंगे तो कम हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा? कम होगा। ऑप्शन नंबर बी। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है ना, 19, तो इसको तोड़िए। पहला सेल में 2 हो गया, दूसरा सेल में 8, तो 2 8 10 हो गया, तीसरा सेल में 8 18, और 1 बच रहा है, तो इसकी संयोजकता जो होगी वह 1 होगी। क्योंकि हर तत्व चाहता है कि अपना अष्टक पूर्ण करें, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन चाहता है कि हम हीलियम की भांति व्यवहार करें। इसलिए बाकी अन्य जो तत्व होंगे वह अष्टक नियम का पालन करते हैं। तो इसके बाटम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी से 7 गो ले सकता है कि एगो दे सकता है। सबसे आसान क्या है? एगो देना। इसके लिए इसकी संख्या जो होगी वो 1 होगी। अगला प्रश्न जो है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य CnH2n+2 होता है। अगला प्रश्न है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है वो 9 होती है। अगला प्रश्न है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, कि लाल से नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? लाल से नीला करता है तो 7 से अधिक होगा, क्षारीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि
ऑक्सीजन के परमाणु भार कितना होता है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है वो 8 होती है। तो परमाणु भार पूछा है, देखिए सम संख्या जिसमें 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16। इसका आंसर राइट होगा 16, यानी ऑक्सीजन के परमाणु भार कितना होगा 16। बॉक्साइड किस धातु का ऑक्साइड, तो बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम धातु का ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम का सूत्र Al होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम होना चाहिए, यानी हमको बढ़ते क्रम में लिखना है, माने इसका क्रम सही होना चाहिए। तो देखिए सोडियम से मतलब सबसे हार्ड सोडियम, उससे थोड़ा कम मैग्नीशियम, उससे कम होता है आपका कौन सा, ये जिंक, जेडन और कॉपर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये आखिरी क्वेश्चन जो है Fe2O3 प्लस 2Al गोज टू Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की क्रिया है, तो देखिएगा ये ध्यान समझिएगा, ये Fe2O3 जो है संयोग किया इससे, तो संयोग किया तो क्या किया है कि ये जो है Fe2O इसको विस्थापित कर दे, ये विस्थापित हो गया है, तो यहां पर एक ही मेर विस्थापित हो रहा है ना, फिर दोबारा तो नहीं हो रहा है, एक ही चांस तो हो रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लेकर आएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो था काफी इंपॉर्टेंट था, जो हमारा वीडियो सेट 1 हो गया। इसके बाद से आप लोगों को 3 गो और सेट देखना होगा, अब तक उसके बाद से आपका साइंस जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपका 40 एकदम कंफर्म हो जाएगा, 40 में 40 एकदम आएगा, ये मेरा वादा है। और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और इसमें क्वेश्चन जो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और शेयर उन लोगों के पास करिएगा जो 10 क्लास में पढ़ते हैं। आप यूट्यूब पर से कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं, जहां आपको साधन हो वहां आप इसको शेयर करिएगा। और इस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को भी बोलिए इसको देखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।